बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं हूं इस्माइल कासिम एंड आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड हियर एट GNN स्टूडियोज। आज मेरे साथ मौजूद हैं उमर बट, ट्रैवल ब्लॉगर एंड इन्फ्लुएंसर। उमर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक्स फॉर हैविंग मी। गुड टू हैव यू। पूरी दुनिया घूमते रहे आप जी। और आज यहाँ पे मौजूद हैं। मुझे बताएं, ज़्यादा एक्साइटमेंट आपको क्या, कहाँ फील हुई आपको? स्टूडियो में आ गए या पूरी दुनिया घूम के? ऑब्वियसली पूरी दुनिया घूम के। ये वर्थ शॉर्ट साइड जाके। अच्छी बात। और सब आपका जब जर्नी देखें तो बड़ी इंटरेस्टिंग और डिफरेंट जर्नी है। मतलब हीलिंग और बैकग्राउंड सारा मीडिया इंडस्ट्री से रहा। उसके बाद इट्स बिन 4 to 5 years दैट आपने ट्रैवल ब्लॉगिंग की एंड करंटली आप सोशली बहुत ज़्यादा एक्टिव भी हैं। दोनों चीज़ों को हल्का हल्का टच करेंगे, लेकिन ट्रैवल ब्लॉगिंग से स्टार्ट करेंगे। हाउ हैज़ द एक्सपीरियंस बिन? जर्नी कैसी रही है? इट्स बीन वंडरफुल एंड इट्स कंटिन्यू स्टिल कंटिन्यूस। या तो स्टार्ट में तो पहले तो ऐसा था कि बचपन में रिसाले वगैरह ही पढ़ते थे, ठीक है, और ढूंढते थे चीज़ें। तब एक ही चैनल होता था PTV, तो उसी के ऊपर कभी कोई प्रोग्राम लग जाता था। एक जर्नी थ्रू पाकिस्तान, वजाहत साहब का प्रोग्राम, वो देख लिया। कभी मुस्तनसन सैन साहब पढ़ लिए, या 2 फोटोग्राफर हैं जिनका मैं जिक्र करूँगा, गुरेज गौरी साहब और तारिक सुलेमानी। इनका काम देखते थे, इनकी तस्वीरें देख के बड़ा शौक़ पैदा होता था कि हम लोग भी जाएं यार इन जगहों पे। उस वक्त तो नाम ही बड़े फैसिनेट करते थे। पता है आपको कि सैदू शरीफ, रावला कोट, ये नाम ऐसे लगता था कि अच्छे पता नहीं क्या होगा, यहाँ पे कोई देवमलाई जगह है ये। तो इन चीज़ों ने शौक़ पैदा किया। और जब खुद ट्रैवल स्टार्ट करने के काबिल हुए तो फिर यूट्यूब पे तो मुझे कोई उस तरह से मिलता नहीं था कि यार अगर मैंने फंडर वैली जाना है तो मैं कहाँ जाऊँ, कैसे जाऊँ, मुझे डिटेल्स पता चल जाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा रिसर्च करते थे, पूछना इन फोटोग्राफर से, सीनियर से पूछना। लेकिन फिर एट द एंड ऑफ द डे ये डिसाइड हुआ कि भाई कोई भी नहीं बता रहा, तो मैंने फिर अपना चैनल स्टार्ट किया कि मैं ट्रैवल करता हूँ और मैं बताता हूँ लोगों को। इसलिए मैं उसका नाम भी ग्रिप ऑन ट्रिप रखा कि अगर आप ट्रिप अपना प्लान कर लें। वेरी नाइस। तो पहला टूर कब का था और कहाँ पे गए? यूट्यूब से पहले भी ट्रैवल करते रहे? हाँ जी, यूट्यूब से मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं कि आपने रश लेक पे वीलॉग नहीं बनाया, आप फेरी मेडोज़ नहीं गए। तो मुझे पिछले 6 साल से मैंने उस तरह से ट्रैवल किया ही नहीं। मुझे एक्यूट माउंटेन सिकनेस का इशू था, तो डॉक्टर ने मुझे एक दी हुई थी एलिवेशन, मेरी जो स्ट्रिक्टनेस थी वो 10,000 से ऊपर आपने नहीं जाना। मुझे सांस का मसला आ जाता है वहाँ जाके, तो काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल में नहीं कर सका। यूट्यूब स्टार्ट किए तो 5 साल हुए हैं, लेकिन ट्रैवल जो है वो 2008 से चल रहा है, 7 से चल रहा है ग़ालिबन। तो काफ़ी जगह हैं जिनके ऊपर वीलॉग नहीं बना सका, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होती जा रही है। तो सारे इंशाल्लाह जगहों पे दोबारा जाएंगे। एक्यूट माउंटेन सिकनेस यानी 10,000 फीट से जब ऊपर की आपकी आप हाइट पे जाते हैं तो सांस लेने में तकलीफ होती है? सांस लेने में तकलीफ होती है अगर वहाँ पे ट्रैकिंग करें तो। अगर ट्रैकिंग करें, हाँ, तो ट्रैकिंग तो आपने 13,000 पे भी करनी है, 14,000 पे भी करनी है। इसलिए फिर ट्रैवल में उन जगहों को मैंने स्किप किया था। बाकी ट्रैवल तो अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। और ये जो लोग अक्सर सवाल पूछते हैं रश लेक का, ये भी आपने पहले किया था जब आप रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे थे यूट्यूब पे? जी, ये तो 2013 में किया था मैंने। 2013 में? हाँ, कैसा एक्सपीरियंस था? ये ज़बरदस्त। और मज़े की बात है, उस वक्त जब हम रश लेक पहुँचे थे वहाँ पे सिग्नल आ रहे थे मोबाइल के। बड़ी अजीब सी बात है। एक पॉइंट पे आते हैं जाके, एक पॉइंट पे आते हैं ना? हाँ जी, आप भी गए हैं। सिग्नल आते हैं वहाँ पे, अजीब सी बात है, बड़ी अजीब बात है। उसके मतलब आप 2 घंटे आप वही हॉपर ग्लेशियर से होपर क्रॉस किया और फिर उसके बाद सुबह निकले, शाम को पहुँच गए थे। नहीं यार, हाँ, हमने बहुत स्पीड में किया हुआ है। सुबह निकले और शाम को रश पहुँच गए या शाम को रश पहुँच गए? नहीं यार, कैसे? हाँ, लो हमने जो है ना, वहाँ पे एक लड़का है अजीज़, ठीक है, अजीज़ का वहाँ पे होटल भी है, तो अब उसका बच्चा भी उस होटल को रन कर रहा है। हम उसके साथ निकले थे। हम सुबह फजर के वक्त निकले थे और शाम को क्या किया हुआ था? कैरी हमने सिर्फ कुछ खजूरें और काले चने और पानी वगैरह लिया था, जैकेट थी। कैंप करना था? कैंपिंग नहीं करनी, कैंपिंग हमने पीछे आके की थी थोड़ी, उससे वहाँ पे नहीं रुके हम। नहीं, आप हॉपर से आके रश पे एक दिन में पहुँच के वापस आ गए? वापस नहीं, हम एक दिन में पहुंच गए थे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि कैसे, मैं भी क्या हूँ यार, ये कैसे हुआ? अच्छा, पहुँच के और आगे कैंप कहाँ किया जब पहुँचे आगे? नहीं, हम झील को देख के वापस आ गए थे। फिर नाइट स्टे किया, 2 घंटे वापस आए, फिर अगले दिन वापस। हाँ, वही ठीक है। 2 घंटे आप नीचे उतरते हो, स्टे करते हो जाके, और उसके बाद नीचे आते हैं। कैसा? उसके अलावा पानी शानी का सुना है, रश लेक के ऊपर टॉपिक रश लेक नहीं है, लेकिन अभी आप लोगों ने उमर को मैसेज करते हैं तो यहाँ से सीख लेंगे। पानी का मसला होता है रश लेक पे यार, पानी की प्रॉब्लम है, लेकिन अब काफ़ी बेहतर है। अब कैसे बेहतर है? आप कब 2018 में गए हैं? 18 तो फिर आप बताएं ना मुझे तो 12 साल हो गए। नहीं, पानी नहीं था यार, पानी का बड़ा मसला था।
सही पानी सही। पानी तो हमने वो फिल्टर किया उससे, वो जो मेंढकों जी। वाला पानी पड़ा होता है, मड वाला, ठीक है। वो गीला वाटर, उसी को उठा के वो जो मास्क पहनते थे ना, उस मास्क के अंदर से उसको गुजारा बॉटल के अंदर, फिर वो पानी पीना। पानी तो था ही नहीं, अभी भी नहीं है। पानी का कोई सीन नहीं है भाई रश लेक के ऊपर। तो जो सही, अगर आप सही। लोग जाने का प्लानिंग कर रहे हैं तो पानी का ख्याल करके जाएं। वाटर बॉटल्स कैरी करें, लेकिन हाइट इतनी हो जाती है, 15,400 फीट है 15,000 पाकिस्तान की जो है मेरा ख्याल है हाईएस्ट है। पाकिस्तान की, तो हाईएस्ट है। हाईएस्ट है। उसके बाद करम्बर है। उसके बाद क्रम्बर चेक लगा आपका? हाँ, करम्बर नहीं मैं गया अभी तक, वो आपको बताया ना। अच्छा, आपका ये हाइट वाला इशू आ गया। सबसे खूबसूरत जगह कौन सी लगी कि या रेकमेंड करना हो, ये कोई क्लिप सिर्फ इतना काटें कि पाकिस्तान की सबसे खूबसूरत जगह जो कि ट्रैवल ब्लॉगर उमर भट्ट के मुतालिक है के हवाले मेरी से। फेवरेट आपकी एक जगह या वैली, पूरी वैली। वैली अलग से बता दें और एक जगह अलग से बता दें। मुझे बेसिकली ना विलेजेस बहुत पसंद हैं, जो माउंटेन एरिया में जो विलेजेस होते हैं ना। मुल्ला की बस्ती टाइप। हाँ, मुल्ला की बस्ती हो गया, क्या खूबसूरत फंडर हो गया, क्या खूबसूरत जगह है। हाँ मिनी मर्ग हो गया, ओए, हाँ, तिरशिंग हो गया, ये बड़े खूबसूरत मिनी विलेजेस मर्ग हैं। आप कब गए हैं? मिनी मर्ग मैं गया हूँ 2023 में। अच्छा, मिनी मर्ग के लिए तो आपको वो नहीं चाहिए कोई अब वो एनओसी ओपन कर दिया इन्होंने, एनओसी ओपन कर दिया? ओपन कर दिया, अब आप चले जाएं। गुड न्यूज़ यार। मिनी मर्ग के लिए पहले एनओसी चाहिए होता था। अब सिर्फ गुलतरी का एक ट्रैक रह गया है, जो दियोसाई बड़ा पानी से आप जाते हैं बुर्जिल टॉप पीछे से, ठीक है। गुलतरी क्रॉस करके शकमा टॉप, उसके लिए आपको एनओसी चाहिए। इधर वाला रास्ता इन्होंने खोल दिया। जो और सही, अब और ये बड़ा पानी से मुझे क्यूबी याद आ गई है, बिकॉज अल्लाह उनको सेहत दे, वहाँ पे उनको हाँ, वो बड़ी अनफॉर्चुनेट खबर सुनी मैं। बेर ने बाइट कर ली। अच्छा, वैसे ये वंस इन अ ब्लू मून हुआ है, ऐसा होता नहीं है। होता नहीं है, ऐसा होता है। आप ढूंढते रहते हो, मिलते नहीं है। हम हर साल गए हैं ये ख्वाहिश रख के कि भाई बेर दिखा दो, ढूंढ लें, और बेर कोई स्पॉट करना मुश्किल हो जाता है। एक आधी दफ़ा मेरा ख्याल है शायद कोई दूर कहीं पर शक पड़ा हो कि हाँ भाई ये बेर है, उनको बेचारे को वो काट बरी ही लाव गया। की तरफ गए आप? बरी लाव की तरफ, नहीं, मेरा नहीं ख्याल। हाँ, बरी लाव की तरफ जाएं तो आपको मिलते हैं वहाँ पे। अच्छा, बेर मिलते हैं। और वहाँ पे किधर से रास्ता आता है? ये जो है ना शतोंग नाला, ठीक है। वहाँ से लेफ्ट जो सड़क जा रही है, वहाँ पे छोटा दियोसाई है, और वहाँ पे आपको यॉक्स मिलते हैं तकरीबन 6-6 फुट ऊंचे उस एरिया में। मैंने इतने बड़े यॉक्स नहीं देखे पाकिस्तान में जितने वहाँ पे देखे हैं। 6 फुट तो मतलब कि हमारे जितना हाइट सीरियसली, वो अगर खड़ा हो ना तो उसके सींग मिला लें आप तो वो मेरे जितना आता है, इतने इतने बड़े यॉक्स। ह्यूज है। हाँ, नेक्स्ट टाइम आप बरीला जाएं वैसे, सीरियसली। अच्छा, हाँ, बरीला के लिए अगर वैसे अगर किसी ने, और वहाँ पे हम देख सकते हैं ब्राउन बेयर्स को। ब्राउन बेयर्स देख सकते हैं, वहाँ पे आपको 7 झीलें नज़र आएंगी। एक टॉप पे आप खड़े होंगे, 1 घंटा टॉप पैदल जाएंगे आप, तो आपको 7 झीलें एक ही व्यू में नज़र आएंगी। हाँ 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 हाँ, नाउ दैट यू से 7 झीलें, तो मुझे लग रहा है कि हमने कोई प्लान किया था, पता नहीं जाना था कि 7 झीलें नज़र आएंगी इस तरह। हाँ जी, बरीला हाँ जी। मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था। सही। तो विलेजेस जो हैं मुझे बड़े पसंद हैं। फंडर बहुत खूबसूरत है। फंडर मेरा ख्याल है मैं 10 दफ़ा गया हूँ ज़िंदगी में। अच्छा, हाँ, और मेरा दिल वहीं पे करता है, मुझे आप अभी ले जाए मैं चला जाऊँगा। फंडर बहुत खूबसूरत है। दूसरा अगर वैली की बात करें तो अस्तोर। बहुत प्यारी है। अस्तोर सबसे खूबसूरत जगह है, लोगों को पता नहीं है, शायद इस वजह से खूबसूरत है, पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँचे नहीं हैं। हाँ, वहाँ पे जो गुत्तम सर मेडो है, अल्लाह वाली झील, बहुत खूबसूरत जगह है। उसका रास्ता इतना खूबसूरत है कि 2 घंटे का रास्ता आप 6 घंटे लगा देते हैं। आप बार बार रुकते हैं, बार बार रुकते हैं। और मैंने इसको बाइक पे भी किया है। वैसे मैं बाइकर नहीं हूँ, लेकिन मैंने बाइक पे किया है इसको, बार बार किया है। अस्तोर से नहीं दिल भरता आपका। आप तिरशिंग विलेज चले जाएँ, हेलीकॉप्टर जो बेस कैंप है साउथ ईस्टर्न साइड का नांगा पर्वत का, वो तो अस्तोर मुझे मेरा फेवरेट है। अस्तोर हर साल चक्कर लगता है मेरा। यार खूबसूरत यार, नांगा पर्वत का भी चक्कर तो वैसे आपको बेस कैंप का तो लगा होगा। हाँ जी, जैसे फेरी मेडो से आ गए? नहीं, फिर कहाँ से? फेरी मेडो तक ही गए। नहीं, ये मैं हेलीकॉप्टर की बात कर रहा हूँ जो अस्तोर साइड से है, रूपल फेस है जो। अच्छा, हम लोग गए जिस टाइम लास्ट, वो नांगा पर्वत फेरी मेडो से आगे आपका आता है पहला कैंप 1 आता है, उसका नाम भूल गया। तातू विलेज जहाँ आती पे है। जीप रुकती है। हाँ उसके बाद एक और कैंप भी आता है, और हाँ, फिर आता है बेस कैंप। बिल्कुल। तो ये ट्रैक होता है, वो भी खूबसूरत जगह है यार। बहुत सही। मतलब दुनिया ही लगा। क्या फील होता है वहाँ जाके, अगर कोई देख रहा है, कोई नहीं गया हुआ, उमर भट्ट को सुन रहा है बैठा, कुदरत के करीब, अल्लाह से कनेक्टिविटी, इस हवाले से स्पिरिचुअलनेस। बिल्कुल। सबसे पहले तो नांगा पर्वत दुनिया की वाहिद माउंटेन है 8000 मीटर अबव एलिवेशन, जो आपको सड़क से भी नज़र आती है। ठीक है, बाकी नखरे मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा करती है। कई दफ़ा हम वहाँ पहुँचे हैं और बादलों ने हमें दीदार ही नहीं करने दिया। लेकिन आप जब भी जाएं, अगर फेरी मेडोज प्लान करके, तो चांद की तारीख देख के जाएं। अच्छा, ठीक है। मतलब चांद की 14वीं के करीब चले जाएं तो वो तो एक है ना, वो आइस ऑन द केक वाला हिसाब हो जाएगा। आपका जो व्यू है वो डबल हो जाता है। दिन में भी आप इंजॉय करते हैं, रात में भी आप इंजॉय करते हैं। लोग 3-3 घंटे बैठे रहते हैं, बातें नहीं करते वहाँ पे बैठ के। ऐसा खूबसूरत नज़ारा है फेरी मेडोज का।
क्या बात है यार, खूबसूरत माशाल्लाह। और ये हमारा पाकिस्तान है, जी ये हमारा वतन पाकिस्तान है। बिल्कुल। आप देखें कि पाकिस्तान में एक डाइवर्सिटी है। मैंने अभी यूके का ट्रैवल किया काफ़ी ज़्यादा। यूके तो बल्कि आप मूव कर गए थे। हाँ जी, अब मूव बैक कर गया हूँ। यूके मूव करना और यूके मूव बैक करना, पाकिस्तान की प्रिंसिपल ये भी बीच में पार्ट बता दें, एंड व्हाई डिड यू कम बैक टू पाकिस्तान? मुझे लगता है कि अगर आप एक सर्टन एज होती है शायद बाहर जाने की, या मेरे अंदर पाकिस्तान था जिसने मुझे कहीं सेटल नहीं होने दिया। अब मैं 38 की एज में जाके ज़ीरो से स्टार्ट नहीं ले सकता। मुझे लगता है हर एक अपना अपना हो सकती है प्रायोरिटी। तो लाइफ टफ़ है वहाँ पे। ये मुझे उन लोगों पे गुस्सा है जिन्होंने बताया ही नहीं कि यहाँ पे लाइफ मुश्किल है। यहाँ पे रह के हम सोचते हैं कि ये खुद वहाँ पे बैठा हुआ है, हमें नहीं बुलाना चाहता, लेकिन बात ऐसे नहीं है। लाइफ वहाँ की वाकई बड़ी टफ़ है। बड़ी चीज़ें हैं जो आपसे शेयर ही नहीं की जाती, वहाँ पे जाएँ तो पता चलता है जैसे आपको। कि जैसे कि आपका रिलीजन बड़ा आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है। आपकी रिलीजियस प्रैक्टिस बहुत कंप्रोमाइज़ होती है फर्स्ट ऑफ ऑल। अब मैं रहता था मिल्टन कीन्स, एक सिटी है जस्ट लाइक इस्लामाबाद, ठीक है, वो प्लान्ड सिटी है वहाँ की, लंदन और बर्मिंघम के सेंटर में। ठीक है, तो वहाँ पे मेरे घर के बैक साइड पे सबसे बड़ा LGBT क्लब था उस रीजन का, लंदन और बर्मिंघम के बीच में। तो वहाँ पे जाके मेरा दिमाग ख़राब हो गया था कि ये मैं कहाँ पे आ गया हूँ। तो अगर आपके कुछ इस तरह के कनेक्शंस हैं, आपकी वही बात है कि प्रायोरिटी की बात है। तो मुझे बड़ा था। उसके बाद आपके बच्चा पढ़ता है, 15-20 जो हैं वहाँ पे बैठी हुई हैं कौमियतें डिफरेंट, उसमें हराम हलाल का भी बड़ा आ जाता है कॉन्सेप्ट। और दूसरी फिर तरफ आपको स्टार्ट ज़ीरो से लेना पड़ता है। तो वैसे मेरा मशवरा है कि अगर आप यहाँ पे अच्छा अर्न कर लेते हैं ना, तो पाकिस्तान से अच्छी जगह कोई नहीं है। नहीं, बाकी चीज़ें तो सेकेंडरी हो जाती हैं कि मेहनत कितनी करनी पड़ती है कितनी नहीं। अगर आपकी बेसिक वैल्यूज़ ही कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हैं जी, तो फिर तो बहुत ज़्यादा। आफ्टर थॉट्स आनी चाहिए। ऊपर से मैंने साउथहैम्पटन से लेके और मैं हाईलैंड्स ग्लासगो तक गया हूँ। ऑलमोस्ट मैंने काफ़ी फिरा है, वेल्स नहीं बस मैं गया। आइडेंटिकल है सारा लैंडस्केप, अच्छा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। मतलब आप गवादर से स्टार्ट हों, पसनी गंज से शुरू करें अपना कोस्टल हाईवे से ट्रैवल, और आप कुंजराब तक जाएं, आपको हर 1 घंटे 1.5 घंटे बाद लैंग्वेज चेंज मिलेगी, मौसम चेंज मिलेगा, फूल मिलेंगे, रंग मिलेंगे, ठीक है ना। दुनिया बदल जाती है। हाँ, तो जो वह ना जिसे कहते हैं कि डाइवर्सिटी, वो पाकिस्तान की ही है। मतलब पंजाब के अंदर रहते हुए आप देखें डायलेक्ट चेंज हो जाते हैं। क्या बात है। हाँ, वो बल्कि हमारे एक दोस्त थे, उन्होंने हमें बात सुनाई कि जब वो जाते थे ना लाहौर से कराची बस पे बैठ के, तो जो कंडक्टर होता था ना, जब वो पहुंचता था ना मुल्तान में, तो उसका जो स्टाइल था ना डीलिंग करने का, सराइकी हो जाता था, आगे जाता था, बीच में उसका जांगली हो जाता था, फिर सिंधी हो जाता था। एक ही बंदा 6 लैंग्वेजेस बोल के 6 तरीकों के साथ कराची पहुंचता था। क्या बात तो है, ये वेरिएशन है, देखिए आप। क्या बात है। और ये सारा ये पाकिस्तान में ही है। ये सारा पाकिस्तान में, बिल्कुल। आप देखें आजकल चेरी ब्लॉसम का सीज़न बड़ा इन हो रहा है। स्कर्दू जो GB रीजन का है, चेरी ब्लॉसम अप्रैल में कभी भी इतने लोग नहीं आए थे। लोगों को पता चल रहा है कि चेरी ब्लॉसम तो पाकिस्तान का देखने वाला है। मतलब जापान में इंटरनेशनली तो जापान का फेमस है ना, फिजी माउंटेन और वो सारा। लेकिन इस साल मैं गया था अप्रैल में, और वहाँ पे जैम पैक था। अच्छा, और मैं इतना हैरान कि यहाँ पे तो अप्रैल सीज़न तो मई में स्टार्ट होना जाके, अभी तो देवसाई भी बंद है, लेकिन वहाँ पे इतने लोग मलेशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, चाइना से आ रहे थे। अब आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलती है एक ही जगह पे। अप्रैल में चेरी ब्लॉसम मिल गया आपको, जून जुलाई में समर मिल गया, और आपको फिर अक्टूबर एंड में ऑटम मिल गया। अब देखें कितनी वेरिएशन है एक ही जगह पे रह के। तो बहुत बड़ी अट्रैक्शन बनती जा रही है ये चीज़। टूरिज्म के एतबार से तो और भी पाकिस्तान को बहुत से प्लस पॉइंटर्स होंगे, एडवांटेज जी, जिनसे लिया जा सकता है। डू यू थिंक ले रहे हैं हम इतना? नहीं, हमारा जितना पोटेंशियल है मुझे लगता है हम उसका 10% भी नहीं ले रहे। सर, आपने बचपन से सुन रहे होंगे बायकॉट मरी की बात, ठीक है ना। हर 6 महीने साल बाद बायकॉट मरी, कोई ना कोई आप सोशल मीडिया पे एक वाक़या देखते हैं, जी इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। आज तक वो कंट्रोल नहीं हो सका। आपकी सबसे बड़ी डेस्टिनेशन है, अगर आप पॉपुलेशन के हिसाब से बात करें, टूरिज्म जहाँ पे होती है सबसे ज़्यादा मरी की। बॉयकॉट मरी के अंदर मतलब मैं वही बता रहा हूँ, ट्रैवल कितना किया जी, मरी का, हर किसी को क्या मरी ना जाना। मतलब Exactly. लोग ना अक्सर उनका रवैया जो होता है ना, अक्सर का थोड़ा सा थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा ठीक नहीं होता वो। बिल्कुल। तो हम उसी को ठीक नहीं कर एक्सप्लॉयटेशन भी हो सके। जाती है, उसको नहीं ठीक कर सके। जी, तो बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। बस हम ये कह देना कि पाकिस्तान एक लैंड ऑफ डाइवर्सिटी है और यहाँ पे अल्लाह ने 4 मौसम दिए, पोटेंशियल है, ये कह के बात ख़त्म नहीं होती। यहाँ पे काम करने की भी ज़रूरत है। अरे जब काम करने की कोशिश की भी है, अगर डेवलपमेंट हुई है तो वो एट द कॉस्ट ऑफ इकोसिस्टम्स हुई है। एग्जैक्टली सर, बिल्कुल सही बात की आपने। कुमराट को आप देखें कि कुमराट का क्या हाल हो गया। कुमराट जाने के काबिल रहा है? कुमराट में 4 साल में 4 दफ़ा गया। ठीक है।
इकट्ठे, और मतलब कि वो खूबसूरत दुनिया थी। जी। मतलब दुनिया अब क्या, अब पंचगोरा रिवर का पानी का रंग बदल गया। इतना दरख्त काटा है वहाँ पे आपने, इतना दरख्त काटा है कि आपने इकोसिस्टम हिला दिया पकड़ के। मतलब आप बडगोई टॉप से जब एंटर होते थे ना, तो आपको पता लगता था कि आप एक नई दुनिया में आ गए हैं। और मैं 2023 के बाद नहीं गया, और मुझे जितने भी लोग पूछते हैं ना कि यार कुमराट जाना चाहिए, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार ना जाएं। वहाँ पे इतनी कंक्रीट कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गई हैं, वहाँ पे लोगों ने 8-8 केनाल 10-10 केनाल के रिजॉर्ट बनाए हैं और साफ़ कर दिए दरख्त। वेरी बैड यार। जी, हम फितरत से लेते हैं, इसकी कीमत हम फितरत से ले रहे हैं, और फितरत वापस ले रही है फिर हमसे। फितरत जब वो फिर हम अफोर्ड भी तो नहीं ना करते। अभी मैं माहौडन झील गया हुआ था कलाम, तो जो झील के पानी है उसके अंदर एक होटल था, उसकी बेस जो है, मैं आपको वो फुटेज भी दिखा सकता हूँ कि उसकी बेस बन रही है और झील का पानी आया हुआ उसके ऊपर। चलिए, मतलब एनओसी कौन देता है इनको, बनाने कौन देता है, पागल हैं ये लोग। सही बात है। फिर सैलाब आता है, पिटते हैं, चीखे मारते हैं, फिर जी। अभी मरते तो बेचारे सिविलियन गरीब लोग हैं। बिल्कुल। एनओसी अब मुझे नहीं समझ लगती कि दरिया के अंदर एक बहरेन बाज़ार आपने देखा होगा, हर सैलाब में वो डूबता है, ठीक है। उसके कई होटल वो हैं जिनके आगे से भी पानी गुजरा है, पीछे से भी पानी गुजरा है। तो भाई जब सैलाब आएगा तो कहाँ जाएगा पानी, उसने अपना रास्ता तो बनाना है। हम लोग पिछले दिनों में मैंने एक पोस्ट देखी थी कि हनारची ग्लेशियर है बगरोट वैली गिलगित में, ठीक है, लोग उसको तोड़ रहे हैं, ग्लेशियर्स को तोड़ना शुरू कर दिया, परमानेंट ग्लेशियर को तोड़ रहे हैं। यार ना करें यार, सीरियसली। देखें, बाबू सा टॉप आप जाते हैं ना, तो चिलास से लोग नीचे ऊपर आए होते हैं, वो ग्लेशियर तोड़ के नीचे लेके जा रहे होते हैं, बर्फ़ जो है वो बेचेंगे। वो एक समझ आती है कि वो एक सीजनल ग्लेशियर है, उसने जुलाई तक वैसे ही ख़त्म हो जाना, ठीक है, उनका इम्पैक्ट नहीं होता। ये परमानेंट का तो बहुत इम्पैक्ट है यार। हाँ जी, ब्लास्टिंग कर रहे हैं वहाँ पे, उसको प्रॉपर ब्लास्टिंग हो रही है, ब्लास्टिंग कर रहे हैं कि वहाँ पे हमने खुदा के बंदो, अल्लाह को अकल को हाथ मारो। मैं गया था, हम बचेंगे तो नहीं है। मेरा ख्याल है कि अब हम वहाँ पहुँच चुके हैं कि जहाँ से वापसी भी सर ये क्लाइमेट चेंज तो चलो कहते हैं कुदरती आफत आ गई जी, कुदरती, ये नेचुरल डिजास्टर तो नहीं है, ये तो मैन मेड डिजास्टर है। जी जी, इसको यूरोपियन इसको मिस मैनेजमेंट कहते हैं, इसको अल्लाह का अज़ाब नहीं कहते वो, ये हमारी अपनी गलतियाँ हैं। हम लोग देखें कराची के जो ओल्ड सिटी के नाले महमूदाबाद नाला, उसका वजूद ही ख़त्म कर दिया। एक तो होता है ना उसके ऊपर कब्जा कर लें, उसको श्रिंक कर दें, उसका रुख मोड़ दें, नाला ही मुका दिया। उस नाले का वजूद ख़त्म हो गया, उस नाले को पता ही नहीं कि मैं कौन। ऐसे है। ऊपर से आपने कुमराट में क्या किया, आपने दरख्त उड़ा के रख दिए, काटी गए। लैंड माफिया क्या कर रहा है, दरियाओं के ऊपर कब्जे, जो रावी का एपिसोड चला आपने देखा है क्या हुआ, ठीक है। अब आप ग्लेशियर्स के पीछे पड़ गए। तो बचपन में ना मुझे एक बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी यार, वो एक पढ़ते थे कि जूझ मजूझ कौम कहाँ पे होगी, कौन सी होगी। अब ये काम देख के लगता है कि हम ही हैं, हम ग्लेशियर भी तो काट रहे हैं, हम दरियाओं पे कब्जे कर रहे हैं, हम नाले खा गए हैं, हम दरख्त उड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है पाकिस्तानी कौम जो है ना वो जूझ मजूझ लगती है। ये हो रही है चीज़। यार अल्लाह माफ़ करे, हंसने की बात नहीं है, मेरा ख्याल है ये परेशानी की बात है, और शायद ये परेशानी है। मुझे मतलब समझ नहीं आ रही मैं क्या कहूँ। रही सही कसर, आपने ग्लेशियर, परमानेंट ग्लेशियर आप काटी जा रहे हैं। आपने पहले हॉरिजॉन्टल ग्रोथ की, आपने वर्टिकल ग्रोथ करनी थी, आपने एग्री लैंड सारा तबाह किया, बिल्कुल ठीक है। आपने जितनी ज़रियाती आपकी ज़रखेज़ ज़मीन थी उसको ख़त्म करना शुरू किया। फिर आप गए जाके लकड़ के पीछे, टिम्बर माफिया बन गया। फिर लैंड माफिया ने पहले अपना काम किया सारा, रही सही कसर। अब इसको क्या स्नो माफिया कहते हैं? ये कौन से अल्लाह के बंदे हैं ये जो? जी बिल्कुल, ये स्नो माफिया, अच्छा वर्ड यूज़ किया आपने। इसमें ऐसा है कि देखें, नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बाद दुनिया में सबसे ज़्यादा जो ग्लेशियर था ना वो पाकिस्तान में है। पिछले दिनों में DW की एक रिपोर्ट में देख रहा था, पाकिस्तान में 32,000 ग्लेशियर हैं, बड़े परमानेंट ग्लेशियर हैं 32,000। और जो ग्लेशियर किसी अगर विलेज में होता है ना तो वो उसकी बायोडाइवर्सिटी की बेस होता है, इकोसिस्टम वहाँ से जनरेट होता है, ठीक है। अगर आप उसको तोड़ दें, और जो उसको तोड़ रहे हैं ना उनको ये भी नहीं आइडिया कि सबसे पहली जो है ना मुश्किल वो उनको ही पड़ेगी। राइट लेफ्ट जो आबादी हैं उनके ऊपर पहले ज़्यादा मुश्किल आएगी, सबसे पहले उधर आएगा। हाँ, इतना मौसम बदल गया। इस दफ़ा जो बर्फ़ है वो भी जनवरी में जाके पड़ी है, लेट जनवरी। सर इसके अंदर मैं भी एक स्टार्ट आपके साथ अगर ऐड करूँ कि जो आपका है ना ग्लोबल आइस कवर जो है पूरी दुनिया का हमारा, वो 33% श्रिंक कर गया ओवरऑल। यानी पूरी दुनिया पे जितनी बर्फ़ होनी चाहिए थी। फिर हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग होगी। ग्लोबल वार्मिंग एक एस्पेक्ट है क्लाइमेट चेंज का जी, ग्लोबल वार्मिंग। फिर आपने पेरिस क्लाइमेट समिट में इकट्ठे हुए पूरी दुनिया के लीडरों कहा कि आपने 1.5% से नीचे रखनी है इंडस्ट्रियल लेवल के मुताबिक जो कार्बन एमिशन, ताकि आप अर्थ के ग्लोबल टेम्परेचर को कंट्रोल करें। 2000 तक, अगली सदी तक आपने 2.2 से नीचे रखना है जी।
अब आपको बस मौत पड़ी हुई है, फिर आप कह रहे हैं जब ये हरकतें होंगी तो कैसे बचेंगे। अब मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग तरीन स्टार्ट शेयर करूँ, मुझे हंसी आती थी। वो इन्वायरमेंट जब आप पढ़ते हैं और थोड़ी सी रिसर्च करते हैं तो उसके अंदर कुछ रिपोर्ट्स थी, सही गलत की डिबेट नहीं है, रिपोर्ट्स ये कहती थी, वो कहती थी कि अगर आपकी पोलर आइस कैप्स जो है ना इस हद तक श्रिंक करते जा रहे हैं कि हो सकता है कि वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स से ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हों जो कि वहाँ पे मौजूद हों, ठीक है, अपनी लेटेंट स्टेट के अंदर, और आपको पता भी ना हो, और ये श्रिंक करने से वो वापस आ जाए और आपके पास कोई भी एंटीबायोटिक्स ना हो उनसे फाइट करने के लिए। इज इट पॉसिबल? इज पॉसिबल और नॉट, बट मतलब इमेजिन द एक्सटेंट कि हम कर क्या रहे हैं। फिर इसी के अंदर अर्थ का आता है आपका इकोलॉजिकल फुटप्रिंट। वो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट क्या करता है कि अर्थ जो है बेचारी, जिसके आप नेचुरल रिसोर्सेज इस्तेमाल करी जा रही है, वो कितने पीरियड के अंदर अपने आप को रिफ्यूल कर सकती है। ठीक है, वो पहले शुरू में कहीं जाके 90s के अंदर जाके कोई मार्च अप्रैल था, फिर वो अगस्त सितंबर गया, अब वो पूरा साल गुजर जाता है, वो अपने आप को रिफ्यूल ही नहीं कर पाती। रिफ्यूल ही नहीं कर पाती, और हम एक्सट्रैक्शन करते जा और रहे हैं, हम तुन्नी जा रहे हैं, कट्टी जाओ, पेली जाओ, फिर एंड पे आते हैं सैलाब, फिर आप भागते हो। मुझे इसमें अफसोस होता है, मैं कहता हूँ ये जो हमारा एलीट सिस्टम है ना, जी, क्लासिज्म जो है, ये एलीट पकड़े जाए फिर इनको मजा है। अभी तो उन्होंने आके स्पीच कर देनी, तकरीर कर लेनी है, भागना तो गरीबों बेचारों ने, डूबना उन्होंने। अच्छा, उनको एक बड़ा अच्छा ये भी एक मिला हुआ है, फेस सेविंग मिली हुई है। हर चीज़ क्लाइमेट वैल्यू पे डालो, क्लाइमेट चेंज पे डालो, हाँ, और खुद हाँ, भाग निकल जाओ। अपनी जिम्मेदारियों को अपने पूरा नहीं करना। वो एक भाई ने तो ये भी कह दिया आके, वो कहते हैं आपने वो 8 फरवरी को आपने मैंडेट चोरी किया ना तो अल्लाह का अज़ाब आ रहा है। ओ खुदा के बंदो, कोई अकल को हाथ मारो यार। हम जो है कुदरती आफत को भी ना जो आई है उसको अल्लाह का अज़ाब ही समझ देते हैं, अपनी गलतियों से नहीं सीखना चाहते। ये एक बड़ी बात है। अभी टिम्बर माफी की आप बात कर रहे थे कि जो चिलास का एरिया ना, वहाँ पे बैनुल इज़लाई ट्रांसपोर्टेशन पाबंदी है दरख्तों की। आप मतलब एक ज़िले के दरख्त दूसरे ज़िले में नहीं लेके जा सकते। अच्छा कदम किया आपने दरख्तों को बचाने के लिए। ठीक है। अब हो क्या रहा है, चिलास में दरख्त काटने पे पाबंदी है। वहाँ पे लोग हाथ भी देवदार और चीड़ के को जला के सेकते हैं, पानी भी उसको जला के गर्म करते हैं। तो भाई उसको भी तो रोको। अच्छा अच्छा, उसको किसने देखना है? अच्छा 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 अच्छा। दरख्त उस ज़िले से बाहर नहीं जाएगा, दरख्त उस ज़िले से बाहर नहीं जाएगा, लेकिन तुसी जो मर्जी करो देना, उसके ऊपर चेक किसने लगाना है? ओके, काम तो वही हो रहा है। काम तो वही हो रहा है। तो अभी अगर आप भी फ्रीक्वेंट ट्रैवलर माशाल्लाह, 10 साल पहले जब हम जाते थे ना महूडन या सैफुल मुलूक नारान जाते थे, रास्ते में ग्लेशियर्स आते थे, काली मिट्टी ग्लेशियर आता था, नॉर्मल ग्लेशियर आता था, उनको प्रॉपर काटा जाता था और फिर रास्ता निकलता था। अब वो ग्लेशियर इतने श्रिंक हो गए हैं कि वो अब गायब ही हो गए। वैसे आप उन जिन निकल जाओ, निकल जाओ, सीरियसली खत्म हो गए बेचारे। महूडन के रास्ते में एक स्टॉप का नाम ही ग्लेशियर था, और मैं वो क्रॉस कर गया और मुझे पता ही नहीं चला वो ग्लेशियर कहाँ पे है। मैंने कहा यार अभी तक ग्लेशियर नहीं आया, आबशार आ गई है मटलतान की, वो ख़त्म हो चुका है। तो इस तरह से हम सफाया करते जा रहे हैं। तो अम्ब्रेला वाटरफॉल की बात कर लें आप, अम्ब्रेला वाटरफॉल 8-10 साल पहले मंजर आम पे आई और अब वो ख़त्म हो गई है। आपको पता है वहाँ पे ख़त्म कैसे हो गई? वहाँ पे एक तो उसका पानी जो था वो ख़त्म हो गया, बिल्कुल थोड़ा सा रिश्ता है बस, ठीक है। ऊपर से वहाँ पे इतना प्लास्टिक जमा हो गया कि खड़े होने की जगह नहीं है। प्लास्टिक तो ये ऐसा गंद है जी सर। आप पहाड़ों में जाते थे सेरेनिटी के लिए, अब आप जाते हैं आपको गंदे पैम्पर मिलते हैं वहाँ पर। अच्छा, इसमें एक और चीज़ भी है, हम लोग ना प्लास्टिक शापर ही शापर उनको पूछने वाले नहीं है। ट्रैवलर्स के ऊपर भी ना हम लोग डाल देते हैं कि ट्रैवलर जाता है तो वहाँ पे गंद पड़ता है, लोकल भी उतने ही गंदे हैं। अच्छा, हाँ जी, मतलब एक झील के ऊपर एक बंदे ने बकरा ज़िबा किया है, मैंने उसकी फुटेज बनाई हुई है। उसने बकरा ज़िबा किया, सारा गंद उसने झील में फेंक दिया। ओए होए, ये कौन सी झील थी? महूडन। 2014 की तस्वीर देखें आप महूडन की, और 2025 की तस्वीर देखें, सेम एंगल से किसी ने खींची हुई, अल्लाह के बंदे ने उसको उसने डिज़ोल्व करके दिखाया है। एक पूरी कॉलोनी बन गई है झील के अंदर, अब मिट्टी उड़ती है वहाँ पे। इतना खूबसूरत मैदान होता था वो। तो ये चीज़ें तो हैं, हम बहुत बड़ी कीमत ले रहे हैं क्लाइमेट चेंज से। आप अरंकेल गए? हाँ। कब गए थे पहली दफ़ा? अड़ंकेल हमारा चक्कर लगा है, केल आया, फिर अड़ंकेल आया। हाँ, वो डॉली पे बैठ के आप गए होंगे। फिर डॉली पे बैठ के। अच्छा, एक दफ़े गए हैं मेरा ख्याल है। अच्छा। नहीं, अड़ंकेल तो बल्कि इसके अड़ंकेल तो ये वाला ना, आप उससे पहले ऊपर वाला स्पॉट का क्या नाम है? केल, अड़ंकेल, उससे ऊपर एक और स्पॉट भी है। अरंकेल ही है बस, आगे तो ग्लेशियर है उसका। ताओबट आ गया उससे। ताओबट आ गया। ताओबट, अच्छा ठीक है। वो हमारा मेरा ख्याल है ये चिट्टागटा जब किया था ना हमने। आप केल से लेफ्ट हो गए होंगे, शॉन्टर वैली से। शाउंटर वैली से, हाँ मुझे इतना नहीं याद, लेकिन ये हमने चिट्टागटा किया था बेसिकली। ठीक है, अच्छा। तो 1-2 दफ़ा चक्कर लगा होगा, 1-2 दफ़ा इस तरह की चिट्टागटा एक दफ़ा किया, और दिस वाज बैक इन
12, 13, 14 इसलिए इतना याद नहीं, 10-12 साल हो गए। ठीक है। मैं 2011 में गया था पहली दफ़ा रंगेल, तब वहाँ पे डोली नहीं थी। पहले 2 घंटे लगा के आप नीचे उतरते थे, फिर 3 घंटे लगा के आप ऊपर चढ़ते थे। अब तो डोली वो उस टाइम भी डोली आ गई थी, जिस टाइम हम लोग गए ना उस टाइम भी आ गई हुई थी, लेकिन हम लोग वापसी पे डोली बंद हो चुकी थी। वो मगरिब के टाइम वो कह रहे थे कि अब डोली नहीं चलेगी, तो रात हमें लेट हो गई थी, तो फिर वो हम देर ना करी अपनी वो टॉर्चर लेके उस तरह आए थे, लेट हो गए थे थोड़ा सा। सही। तो 2011 का देखें आप रंगेल और 2025 का देखें, वहाँ पे मोर देन मेरा ख्याल है 3 टाइम्स वहाँ पे घर बन गए। उस गांव को उन्होंने तबाह कर दिया। इतना खूबसूरत गांव था। मैंने जो आपको अपने फेवरेट विलेजेस बताए उसमें मैंने रंगेल का नाम नहीं रखा, और मेरा हाँ जी, और वो मेरा ख्याल है सबसे खूबसूरत विलेज होता था अगर हम 2011 की बात करें तो कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेशन नहीं है कि हम किस कानून कायदे के तहत अपनी टूरिज़्म को बढ़ाएंगे। कौन रिस्पॉन्सिबल कौन होगा सर? इसकी सबसे बड़ी हमारी बदकिस्मती ये है कि आज से कोई 50 सालों बाद ना कोई एक बंदा ही नहीं मिलेगा आपको जिसको आपने कहना है इसका कसूर था। Nobody would be willing to take the responsibility। वो तो सूबाई हुकूमत का था, वो फेडरल का था, वो उसका था, उसकी हुकूमत थी, वो फलां था, वो फलां। बस वो ब्लेम गेम चलेगी, ब्लेम गेम पीछे कुछ नहीं बचेगा हमारे लिए, पीछे कुछ नहीं बचेगा, और आने वाली नस्लों के लिए क्या बचेगा? सीरियसली। और मैं कसम से बताऊं, जितना मैंने ट्रैवल किया, पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, इसकी अभी भी हमें कदर करनी चाहिए सीरियसली। क्या हो क्या सकता है? हमने मायूसी की तो बहुत बातें करती हैं, सो प्लान ये नहीं था। कसम से ये प्लान में आपने जख्मों पे नमक छिड़क दिया। जख्मों पे नमक छिड़का गया जाके। कोई फ्यूचर प्लान बता दें, कोई क्या किया जा सकता? सबसे पहले तो जो है ना, कोई भी जब पॉइंट डिस्कवर होता है या कोई हमारी एक लोकेशन है, लेट्स सपोज आप किसी झील की बात कर लें, कश्मीर वाली झील का क्या नाम है, जो रत्ती गली। रत्ती गली है एक झील। अब वहाँ पे अगर आप वहाँ पे आपने सड़क दे दी है, अच्छा बाय द वे मैं झील वहाँ पे तब गया था जब सड़क ही नहीं थी। सड़क कब दी उन्होंने? आप सड़क दे दिया? नहीं, जीप ट्रैक तो बन गया है ना। जीप ट्रैक उस टाइम पहले तो घोड़े होते, पैदल होते थे। हम दवारियाँ से कोई 10-15 मिनट तक आगे जीप गई थी, और उसके बाद हम सारा दिन पैदल चल के सारा दिन पैदल ट्रैक ही होता था उस टाइम। तो कोई ऐसी सिस्टमेटिक होना चाहिए, चाहे इसे ऑनलाइन करें या कम्युनिटी लेवल पे कर लें तो ज़्यादा इन्फोर्समेंट होगी इसकी, कि रिजॉर्ट के ऊपर वहाँ पे कोई रिजॉर्ट नहीं बनेगा, किसी भी लोकेशन पे रिजॉर्ट नहीं बन सकता। बनाना है तो भाई उससे 4-5 किलोमीटर पीछे रख के बनाए, ठीक है ना। हमारे यहाँ पे तो एयरपोर्ट के साथ आबादी होती है, और लोग प्लाट ये कह के बेचते हैं कि एयरपोर्ट से 2 मिनट की मुसाफत पर। आप वो नहीं बचा सके, और इसको कैसे बचाएंगे? लास्ट टाइम मैं स्कर्दू से वापस आ रहा था, आप मानेंगे लाहौर मेरा 14 अगस्त वाले दिन मेरी फ़्लाइट थी, मैं वापस उतरा हूँ तो जहाज़ टैक्सी करता हुआ टनल पे जा रहा था, और मुझे तकरीबन कुछ मीटर के फासले पर एक मुझे बच्चे खेलते हुए नज़र आ रहे थे बालकनी पे। ये दुनिया का वाहिद एयरपोर्ट होगा लाहौर जहाँ पे ऐसे होता है कि बिल्कुल दीवार के साथ दीवार है एयरपोर्ट की, और ऊपर से हम हैं भी इतने कम्प्लेक्स के मारे हुए लोग कि एयरपोर्ट के करीब घर होना तो हम इसे ज़रा स्टेटस सिंबल समझते हैं कि हाँ यार, हाँ रेलवे लाइन के ऊपर हो तो ये बुरी बात है, वहाँ शर्मिंदगी की वो शर्मिंदगी की बात है कि मेरा लेना तो कार है। तो जो रिजॉर्ट्स हैं वो नहीं बनने चाहिए, क्योंकि रिजॉर्ट का एक कॉन्सेप्ट आता जा रहा है पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में। बड़ा पानी के ऊपर भी आपने देखा कितनी ग्लैम्पिंग हो गई है, और वो कितना हसास एरिया है, और वहाँ पे प्लास्टिक क्या कुछ कर सकता है। इस चीज़ पे होना चाहिए, प्लास्टिक और रिजॉर्ट नहीं बनने चाहिए। ये मुझे लगता है कि ये अगर इन पर पाबंदी लग जाए ना तो बहुत फ़र्क पड़ सकता है। लाजवाब। क्या हो सकेगा कि नहीं, वही वाली चीज़ें इनके अंदर आ रही है। ओवरऑल बिफोर कंक्लूजन, टर्की के अंदर आपकी जो वीडियो थी वो कोई मिलियंस के अंदर गई, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, राइट? जी जी। हाउ कैन यू कंपेयर दिस विद दैट, अगर कंपैरिजन की मैं बात करूं, एंड व्हाट वाज द बेस्ट पार्ट अबाउट दैट? सो मेरा इत्तेफाक हुआ टर्की जाने का, तो मुझे वहाँ पे स्पॉट्स मिले इस्तांबुल के अंदर जो कि बहुत कमर्शलाइज थे, और मुझे लगा कि यार यहाँ पे इस्तकलाल स्ट्रीट के आसपास यहाँ पे भी गंदगी है यार, तो इसमें हमारे में इतना फ़र्क तो नहीं है, यहाँ पे भी बेगरी है, हमें इतना फ़र्क क्या है। लेकिन मैं जब वो उस इस्तांबुल से थोड़ा सा आगे की तरफ गया और बाकी शहरों में गया, तो मैंने कहा तो दुनिया ही लग गया यार। आप अंतालिया गए थे क्या? बुरसा? अंतालिया में कोई 6-7 दिन मेरा ख्याल है स्टे किया। अच्छा, वाह। अंतालिया में खूबसूरत है, गजीलो बाइक वहाँ पे जगह होती थी, वहाँ पे आके बस रुकती थी, उसमें बैठते थे और निकल जाते थे। फिर 2 सनसेट्स थे, उनके बीचेस थे खूबसूरत से। वो मेरा ख्याल है हाइड्रन गेट वाली साइड पे क्लेजी एरिया जो है, ओल्ड वॉल सिटी है ना उनकी, इतना इस तरह नाम तो नहीं एग्जैक्ट याद। हाँ, अरे एक वो स्पॉट भी था, बर्निंग माउंटेन था, वो आगे नहीं बुझती थी उनकी। हाँ जी, वो आपको पता है वो पाकिस्तान में भी है। अच्छा, वो कहाँ? हाँ, पाकिस्तान में वो पानी है, गर्म चश्मा जो है चित्राल वाली साइड पे। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे लोग अंडे उबाल लेते हैं उस पानी से। अच्छा, हाँ, इतना गर्म आता है। टर्की का एक्सपीरियंस एक बोनस इसलिए था कि एक तो कोरोना डेज थे, लोग
वेले थे, हर कोई इर्तुगुल बना फिरता था। शायद उस वक्त इस वजह से भी लोग टर्की देखना चाहते थे। तो मीनवाइल मैंने विज़िट किया। मुझे टर्की का जो सबसे अच्छा लगा वहाँ का खाना। ठीक है। हाँ, वैसे मैंने जब अपना चैनल बनाया था ना, तो मैंने फूड व्लॉगिंग के लिए बनाया था। अच्छा। हाँ, 3-4 व्लॉग करने के बाद फिर मैंने चेंज कर लिया था, मैं ट्रैवल पे आ गया था। फिर अभी आपका बता रहे थे फूड ब्लॉगिंग का, हमारे यहाँ पे हमें एक दोस्त भी मिले, वो भी काफ़ी तारीफ़ कर रहे थे। वो उनको एज फूड ब्लॉगर उन्होंने कहा कि आपकी फूड ब्लॉगिंग की वीडियोस हमने काफ़ी देखी हैं। जी जी। वो आपके एक दोस्त का जिनका रिव्यू नहीं पसंद आया था नाम नहीं मैं देता। चलिए, जब वो आएंगे तो उनको बता दीजिएगा। तो बता देंगे। अच्छा, फिर आगे? तो फूड बहुत अच्छी है, दूसरी मैनेजमेंट बहुत अच्छी है उनकी। मैनेजमेंट बहुत अच्छी हाँ, टर्की की। टर्की की उनकी जो टूरिज़्म की इंडस्ट्री है ना, वो आप रिलाई कर सकते हैं। आप किसी बंदे को पाकिस्तान में 5 लाख रुपया पकड़ा सकते हैं कि मैं अगले महीने 13 तारीख को तेरे पास आऊँगा, पकड़ा सकते हैं, लेकिन आप साथ में वजीफ़ा शुरू कर देंगे कि यार ये भाग ना जाए। वो 5 लाख में उस तक पहुंचेंगे, वो 5 में आगे से आगे निकल गया होगा। हाँ, वो खुद टर्की घुमाएगा। वो टर्की घुमाया होगा। तो ये है वहाँ पे, क्योंकि इंडस्ट्री है तो उन्होंने इन्फोर्समेंट बड़ी अच्छी की हुई है। और दूसरा, वो लोग प्यार करते हैं अपने मुल्क से, ये मैंने चीज़ देखी है। मतलब हम लोग कहीं से भी खाना खाते थे ना, तो सॉफ्ट ड्रिंक में मैंने अपने दोस्त से पूछा कि यार कोक मंगाएं या स्प्राइट, तो हमें वेटर कहता है कि आप आर्यन पी लें। आर्यन वहाँ की लस्सी है। अच्छा अच्छा, ठीक है। जो स्टेट ऑन है उनकी अपनी है, तो वो हर बंदा ये बताता था कि आप ये पिएं, हमारे मुल्क को फ़ायदा होगा। इतने ग्रास रूट लेवल पे वो सोचते हैं अपने मुल्क के बारे में। तो ये देखें ना, ये इम्प्रेसिव चीज़ें हैं। तो हमें भी यहाँ पे ऐसी चीज़ तो यहाँ पे भी है। जब आप हुंजा जाते हैं, वो कहते हैं आप हमारा हुंजा वाटर पिएं। लेकिन वो फिर आपकी लिमिटेशंस आ जाती है ना, हर कोई नहीं पी सकता। अच्छा, ठीक है, फिर ठीक है। अगर आपने रश करनी है तो फिर नहीं पीना आपने। नहीं ना। अच्छा, उसके अलावा और टर्की के अलावा फाइनली आखिरी, दुनिया के अंदर, ये तो हमने लोकल पूछ लिया आपसे, दुनिया के अंदर आपने को 8 10 12 मुल्क भी घूमे हुए हैं। जी। सबसे खूबसूरत कौन सा लगा? रिकमेंड करना हो किसी को कि भाई जाओ, पैसों वाइज भी बता दें। हाँ। वो टूर ही पूरा प्लान कर दें, छोटा सा, अगर क्विकली आप। असल में मैं जिस मुल्क की तारीफ़ करना चाह रहा हूँ ना, वहाँ पे मैंने अगले महीने जाना है, जो मुझे अच्छा लगता है, ईरान। ईरान की मैंने बहुत तारीफ़ सुनी है, ईरान को मैंने बहुत पढ़ा है, ईरान को मैंने बहुत देखा है, लेकिन गया नहीं हूँ। लेकिन मैं फिर भी रिकमेंड कर सकता हूँ उसे आंखें बंद करके। मेरे जितने भी दोस्त हैं ट्रैवलर, वो सारे ईरान की तारीफ़ करते हैं। 50-60 कंट्रीज़ जिन्होंने फिरे हुए हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो भी ईरान को नंबर 1 पे रखते हैं। माशाल्लाह। हाँ, बाकी अगर माउंटेन ब्यूटी आपने देखनी है तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ पहले है। कोई मद्दे मुकाबले नहीं है जी। अप्रैल में मेरे पास एक फैमिली आई थी ऑस्ट्रेलिया से। वो लोग कोई 73 कंट्रीज़ फिर के आए थे, और वो ईगल नेस्ट पे जाके पागल हो गए थे कि ये क्या जगह है कि एक व्यू में आपको 7000 मीटर की 8 पीक्स नज़र आ रही हैं। दीरन पीक नज़र आ रही है, हुंजा, उल्तरसर 1, उल्तरसर 2, लेडी फिंगर, राकापोशी। तो कह रहे थे कि यार स्विट्ज़रलैंड में 3000 मीटर की एक पीक होती है ना, तो उन्होंने सुबह से सर खाना शुरू करते हैं और शाम तक सर खाते हैं। ये 3000 मीटर ऊंची है, ये 3000 मीटर ऊंची है। हमारी 4000 मीटर पे सड़क चलती है, हमारी एफएक्स चलती है उसके ऊपर, तो हम कदर नहीं करते यार। सुन के मुझे मतलब आई हैव गूज़बम्प्स यार, अंदाज़ा लगाएं यार। तो पाकिस्तान, अगर आप माउंटेन एरिया वैलीज़ देखना चाहते हैं तो पाकिस्तान नो डाउट सबसे ज़्यादा रिकमेंडेड है। और खाने के लिए मुझे टर्की अच्छा लगा, ठीक है। सऊदी अरब, यूएई ठीक है, मतलब मुझे नहीं पर्सनली कोई इतना अच्छा लगा। शॉपिंग वगैरह करने जाएं, फैमिलीज़ के साथ जाएं तो ठीक है, घूमने जाएं। हाँ, खाने के लिए टर्की अच्छा है। क्योंकि दूसरे मुल्क में आप यूरोप में जाते हैं, कनाडा जाएँ ना, तो आपको एक बहुत बड़ा एक आपका आगे फ़िल्टर लग जाता है हलाल का। आपने हलाल खाना ढूंढना है। तो टर्की में ये आपको एटलीस्ट नहीं है टेंशन, आप खुल के खाएं, जितना मर्जी खाएं, और है भी सस्ता। है भी सस्ता। हाँ जी। नो डाउट। वंडरफुल डिस्कशन मैन, थैंक यू सो मच सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। और ऑनेस्टली मतलब उम्मीद भी है लेकिन अफसोस भी है। मतलब कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये होंगे कि मेरा ख्याल है कि हम सिर्फ टूरिज्म के ऊपर ही, जिस तरह उमर स्टेटेड ना कि स्विट्ज़रलैंड के अंदर 3000 मीटर की कोई एक पीक होती है ना, तो वो सुबह से शाम तक सर खाते हैं। आपकी यहाँ पे टोटल कितनी पीक्स होंगी हमारी 8000 मीटर की? 8,000 मीटर। और 7000 मीटर वाली मेरा ख्याल है तकरीबन 20+ है। 20+ 7000 मीटर वाली। कोई अल्लाह के बंदो, अकल को हाथ मारो, मुनाफिकत छोड़ो, रोज़े आखिर का भी ख्याल करो और इनको बचा लो, आपका मुल्क भी बचेगा। ऐसे ही है। बिल्कुल। थैंक यू। मैं हम कोई इकट्ठे भी प्लान करेंगे इंशाल्लाह। मेरा ख्याल है इसके बाद लगता है हाँ, करते मैं अपने गोडों का इलाज कराता हूँ और आप फेफड़ों का। ठीक है। Done. Thank you so much everyone. I hope you enjoyed the show. Do let us know in the comment section as to what you think about it. इस्माइल कासिम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल।